नमस्कार मित्रों, इस समय हम मौजूद हैं देहरादून विधानसभा के ठीक सामने। यहाँ पर जो ऐतिहासिक यात्रा चल रही है, जोशीमठ संघर्ष समिति के तले कुछ युवा जोशीमठ से पैदल मार्च करते हुए जोशीमठ को बचाने के लिए जो आवाज़ चल रही है उसके खिलाफ कुछ युवा जोशीमठ से यहाँ पैदल मार्च कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ युवा हैं जो लगातार जोशीमठ से आपका पैदल मार्च करते हुए आ रहे हैं। ये अपने आप में ऐतिहासिक यात्रा है जो आज पूरा जोशीमठ है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। उस अस्तित्व की लड़ाई को बचाने के लिए इन युवाओं ने जो पैदल मार्च किया है वो अपने आप में ऐतिहासिक। लंबे समय से जोशीमठ संघर्ष समिति के द्वारा जोशीमठ में जो जन आपदा आई है, जो आपदा आई है, मानव निर्मित आपदा हम उसे कह सकते हैं, उसके खिलाफ जोशीमठ संघर्ष समिति के सबसे बड़ा योद्धा अतुल सती हमारे बीच में है। हम ये कहेंगे उनका जो मार्च है, देहरादून मार्च चल रहा है, वो किस चीज़ को लेकर वो देहरादून मार्च कर रहे हैं? हमारा जो ये मार्च है ये 1 तारीख से शुरू हुआ मार्च के महीने में और आज हम देहरादून पहुँचे हैं। इसका मकसद था जोशीमठ की जो आपदा है उसके बहाने पर्यावरण की जागरूकता, हिमालय बचाने का संदेश देना, उत्तराखंड बचाने का संदेश देना। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह की बड़ी परियोजनाएं, विनाशकारी परियोजनाएं हिमालय को नुकसान पहुंचा रही हैं, केवल उत्तराखंड हिमालय को नहीं बल्कि आप पूर्वोत्तर के इलाके को देखें, सिक्किम, नागालैंड से लेकर के पूरा हिमालयी क्षेत्र जो है इस तरह के विनाश के मॉडल से दब रहा है। रेलवे की परियोजना से पूरा देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग तक, आप धारचूला से लेकर के और उत्तरकाशी तक पूरा हिमालयी क्षेत्र जो है आज इस विनाशकारी मॉडल का शिकार है। तो ये संदेश देने के लिए ये युवा लोग निकले थे कि हिमालय को बचाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हिमालय केवल जो है जोशीमठ वालों का, पहाड़ वालों का नहीं है, हिमालय जो है पूरी मानवता की धरोहर है और इसको बचाना सारी मानवता की जिम्मेदारी है। ये संदेश लेकर के निकले थे और हमको लगता है कि संदेश गया है। लोगों ने जिस तरह से यहाँ हमारा स्वागत किया और बाकी जगहों पर, उससे हमारा ये संदेश लोगों तक पहुँचा है, इसमें हम कामयाब हुए हैं। सरकार के द्वारा जो विस्थापन का काम चल रहा है उसको लेकर संघर्ष समिति कितनी संतुष्ट है? अभी तक जो विस्थापन पुनर्वास को लेकर के हमारी लड़ाई है वो जारी है। जोशीमठ में आज भी हमारा धरना जारी है। आज धरने का 69वां दिन है और जो सरकार ने आंदोलन के दबाव में थोड़ा बहुत किया है वो बहुत नाकाफ़ी है, अपर्याप्त है। अभी जो है भूमि को लेकर के कोई बात तय नहीं हुई कि लोगों की भूमि का क्या होगा, भूमि का क्या मूल्य होगा, लोगों को पुनर्वास विस्थापन के लिए कहाँ जगह दी जाएगी, ये तय नहीं हुआ है। जोशीमठ कितना सुरक्षित है, असुरक्षित है, इसकी जो रिपोर्ट आने वाली थी वो रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई। जिस रिपोर्ट के आए बगैर कोई भी विस्थापन पुनर्वास का काम जो है नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमारी तो अभी मांग है सरकार से कि पूरे जोशीमठ को आपदा प्रभावित घोषित करें। जोशीमठ पर जो 8 संस्थाओं ने वैज्ञानिक अध्ययन किए हैं वो अध्ययन सार्वजनिक किए जाएँ और जो है जोशीमठ के नए निर्माण के लिए जो कार्य योजना बननी है उसको जमीन पर तुरंत उतारा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में थे जोशीमठ संघर्ष समिति के सबसे बड़ा योद्धा अतुल सती, जिन्होंने जोशीमठ को लेकर जो जनमार्च चल रहा है उसके बारे में हमें विस्तृत जानकारी हमें दी है। आप देख सकते हैं पूरा जो जन सैलाव है वो उमड़ा है। आप देख सकते हैं ये लंबी पैदल यात्रा जो जोशीमठ से देहरादून शहीद स्मारक तक, जोशीमठ जल, जंगल, जमीन, तमाम चीज़ों को लेकर ये जनमार्च चल रहा है और संघर्ष का जो मार्च है बहुत ही सुंदर अपने आप में। अभी हम हैं शहीद स्मारक में। शहीद स्मारक में जोशीमठ में जो आपदा आई है और पर्यावरण के प्रति सचेत करने के लिए जोशीमठ के कुछ युवाओं ने जो जोशीमठ से पैदल चलकर देहरादून पहुँचे हैं और वह जो यात्रा है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। इन लोगों ने पैदल मार्गों से आपका क्या किया है कि जोशीमठ से और देहरादून, अभी हम शहीद स्मारक में जो इनकी यात्रा पहुँच चुकी है, बात करेंगे। जोशीमठ में जो आपदा है उसको लेकर आपके मन में ये पैदल मार्च का विचार कैसे आया? सर, जोशीमठ में जो ये आपदा है उसके जो पैदल मार्च का आइडिया आया था वो हमारे भाई सचिन थे यहाँ पे और एक डिमरी भाई था हमारा, आयुष डिमरी। तो इन दोनों का आइडिया था। तो ये बहुत अच्छा लगा जानकर क्योंकि इनके दिमाग में कुछ एक नया आया। क्योंकि जब धरने पे बैठे थे तो उसके बाद भी धरने को 60-62 दिन हो गए हैं, पर उसके बाद मीडिया भी ज़्यादा फुटेज नहीं दे रहा था। तो उसके बाद कुछ अलग हुआ तो मतलब एक स्टेप आगे बढ़े हैं इस टाइम पे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋतिक आगा है। अच्छा, तो जो आपने जोशीमठ से पैदल मार्च किया, रास्ते में आपका कैसा अनुभव रहा?
रास्ते में हमारा बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि हमने देखा कि सरकार जो विकास के नाम पे विनाश का कार्य कर रही है। जैसे कि देखो, आपने देखा ही होगा कि सड़क चौड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी सरकार उन सड़कों को चौड़ी कर रही है। और ये पहाड़े हमारी जो है नाजुक पहाड़ है, उनको खोद रही है सरकार, जो आने वाले टाइम पे एक तो जोशीमठ उदाहरण ही है, आने वाले टाइम पे पूरा उत्तराखंड उत्तराखंडी विनाश की ओर न जाए। हम यही सरकार से अनुरोध करते हैं कि ये विकास आप ना ही लाए तो अच्छा है, क्योंकि ये विकास नहीं, हमारा विनाश है, सारे उत्तराखंडियों का विनाश है ये। और ये सुरंगें भी अब जो चल रही है उसमें भी काफ़ी शहर डूब रहे हैं, जैसे कि कर्णप्रयाग भी देखा होगा आपने, उसका भी एक हिस्सा टूटने वाला है, जो उसमें भी कई घर टूट चुके हैं। जोशीमठ तो उसके बाद भी जो तपोवन में आपदा आई थी 7 फरवरी 2021 को, उसमें भी जो एनटीपीसी के सुरंग के कारण कई लोगों की जान गई। बस, धन्यवाद। जोशीमठ में जो आपदा आई है उसको किसको जिम्मेदार मानते हैं आप लोग? हम जो जोशीमठ में आपदा आई है उसका जिम्मेदार हम एनटीपीसी को मानते हैं, जबकि क्योंकि 1976 में मिश्रा कमेटी के द्वारा बता दिया गया था कि जोशीमठ एक ग्लेशियर के बोरिन पे स्थित है, तो वहाँ भारी कंस्ट्रक्शन वाले काम नहीं हो सकते थे। फिर भी सरकार ने उनको इजाज़त दी और उन्होंने वहाँ सुरंगें बनाई, जिस कारण आज जोशीमठ ढह रहा है। उत्तराखंड के जो पर्वतीय इलाके हैं वहाँ पर जो निर्माण कार्य हैं वो आपका बहुत ही विनाशकारी साबित हो रहे हैं। जोशीमठ भी उसका एक उदाहरण है। तो जोशीमठ में जो आपदा है उसके मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? तो इसके मेन मुख्य से जिम्मेदार तो एनटीपीसी है। जिस तरीके से गवर्नमेंट इनको बिना सोचे समझे अलाउ तो कर देती है, जो ये विकास के नाम पर फिर विनाश का काम कर देती है। तब बोलते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड भगवान का स्टोर है। पहला हमारा देवी विष्णु प्रयाग में जो 2 नदियां का संगम भी होता है, तो वो कह रही है जो उधर से धौली गंगा आती है और वो अब वो टनर के साथ होते हुए हेलंग में खुल जाएगी। पर ये तब ये जो कहते हैं ये आज देवभूमि में जो इस तरीके से हर तरीके की नदियां आ रही है, ये भी उनको कटाव के मोड़ में, तब ये ऐतिहासिक ही रहेगा, इतिहास में बदल जाएगा। और जोशीमठ है, जैसे उत्तराखंड है, कई तमाम शहर है, ऐसे जगहों में आप सरकार से ये निवेदन है कि ऐसी चीज़ें ना लाए जो विकास के नाम पे विनाश वाला काम करती है। सोचे समझे इसलिए लाए और पहले ही ऐसे अलाउ ना करे। और जितनी रिपोर्ट्स आती है वैज्ञानिकों की, पहले उनको पढ़ो, अध्ययन करो और तभी लाओ। जिस तरीके से हमको सबसे पहला सरकार में यही अनदेखा लग रहा है कि सरकार किस तरीके से हमारे काम कर रही है, यही मिश्रा का रिपोर्ट से ही लग रहा है कि किस तरीके से सरकार समझती नहीं और हमारे उत्तराखंड हिमालय में इस तरीके से काम करती है, जो आज आपदा आ चुकी है जोशीमठ में। पहला उदाहरण तो यही है एग्जाम्पल। आपकी जो यात्रा है वो कहीं ना कहीं पर्यावरण का संदेश भी देती है, और किस तरह से पर्यावरण का संदेश देना चाहते हैं आप उत्तराखंड के लिए? सर, पहले तो अगर पर्यावरण में तो ये तो नॉर्मल है कि सब लोग पेड़ लगाओ, पौधे बढ़ाओ, पेड़ लगाओ, मतलब हर चीज़ में ये करो। मेन ये है सर, जो बाहर से हम हमारी गवर्नमेंट बाहर से अगर किसी कंपनी को इंडिया में आने दे रही है, तो जो मेन है पहाड़ों को खोखला कर रही है, तो उससे सबसे ज़्यादा वो नुकसान होता है। ये वो युवा थे जो 1 मार्च से पैदल मार्च करके आपका सरकार का ध्यान जोशीमठ की आपदा की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। जोशीमठ में जो पुनर्वास का सवाल है उस पर भी हमारी सरकारें अभी खरा नहीं उतर पाई हैं। इन लोगों की यही मांग है कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए जो बड़ी बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो विनाशकारी साबित हो रही है। हमारे बीच में भापका माले के राज्य सचिव श्री इंद्रेश मैखुरी है, जो उत्तराखंड में जन आंदोलनों की आवाज़ है। आज यहाँ पर 1 मार्च से और 13 मार्च के बीच में जोशीमठ के कुछ युवाओं की जो पैदल मार्च हुआ है उसको लेकर, वो किस संदेश को लेकर ये मार्च हुआ है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जोशीमठ में लोगों ने 2 साल तक सरकार को ये चेताने की कोशिश की कि जोशीमठ पर खतरा है, सरकार इंतज़ाम करे, और सरकार ने नहीं सुना। उसके बाद पिछले 2-2.5 महीने से लगातार लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं समुचित पुनर्वास के लिए, पुनर्निर्माण के लिए, और इस बात के लिए भी कि जोशीमठ के बचाने का समुचित इंतज़ाम हो। और अभी भी सरकार का जो रवैया है बहुत ही ढीला ढाला है, तो उसी की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए पूरा उत्तराखंड में लोग इस बात को समझें कि जोशीमठ का सवाल सिर्फ जोशीमठ का सवाल नहीं है। जोशीमठ सिर्फ एक शहर नहीं है, वो इस उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण शहर है, पूरे देश का भी एक महत्वपूर्ण शहर है। तो इसलिए नौजवानों का 11 नौजवानों का एक दल 1 मार्च से जोशीमठ से पैदल चल करके देहरादून तक आया है।
और ये सवाल है कि हमारे यहाँ जो विकास है वो कैसी तबाही लेकर के आता है, विकास के नाम पर कैसा विनाश होता है, उसका मॉडल है जोशीमठ। तो ये विनाश का जो मॉडल है विकास के नाम पर, इस पर भी रोक लगे, ये भी बंद हो, इस बात की असल में ज़रूरत है। पूरे उत्तराखंड में लोगों को सोचने की ज़रूरत है, न केवल पूरे उत्तराखंड में बल्कि पूरे हिमालय के भीतर इस विनाशकारी विकास के मॉडल पर रोक लगाने की ज़रूरत है। जो जोशीमठ में आपदा आई है उसका मुख्य जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? जोशीमठ में तो लोगों का साफ मानना है कि जोशीमठ की तबाही के लिए सबसे ज़्यादा यदि कोई जिम्मेदार है तो वो एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना है, जो 2003-04 से बनने की प्रक्रिया में है, जो अपने बनने की डेडलाइन को पूरा नहीं कर सकी, क्योंकि उसके पूरा नहीं होने के पीछे भी कारण है कि कारण यही है कि जो वहाँ की नाजुक पारिस्थितिकी है, जो वहाँ की नाजुक ज़मीन है, उसको उन्होंने इतना बुरे तरीके से छेड़ दिया कि वो अपनी परियोजना भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं और जोशीमठ को भी तबाह करने पर तुले हैं। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि जो ये विनाश की परियोजनाएँ हैं इनको बंद होना चाहिए। तपोवन विष्णुगाड़ जैसी परियोजना और एनटीपीसी पर तो जुर्माना लगाया जाना चाहिए कि पूरे शहर को तबाही के कगार पर उसने धकेल दिया। जब आंदोलन चल रहा था तो आंदोलनकारियों के द्वारा लगातार जोशीमठ के जनमानस की समस्याओं को उठाया जा रहा था पुरजोर तरीके से, लेकिन सत्ता में बैठे पार्टी के कुछ ही नेताओं द्वारा आप पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए गए, जो ठोस आरोप लगाए गए, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो तो सरकार दरअसल अपने नाकारकपन से, अपने निकम्मेपन से छुपने के लिए, बचने के लिए इस तरह के घटिया किस्म की राजनीति कर रही थी और इस तरह के घटिया किस्म के आरोप लगाए गए। लोग अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे हैं और ऐसे में जब कह रहे हैं, लोग नारा लगा रहे थे कि जोशीमठ बचाओ, तब पूरी सरकार, राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार नारा लगा रही थी कि नहीं, एनटीपीसी की परियोजना बचाओ। और लोगों ने सरकार के इस छल को, इस प्रपंच को, इस षड्यंत्र को समझा और उससे उपजी हुई खींच के चलते इस तरह के घटिया आरोप लगाए गए। लोगों को माओवादी कहा गया, लोग अपना घर बचाने के लिए लड़ रहे हैं, उनका जीवन भर की सारी जमा पूंजी तबाह हो रही है, आप उन पर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। तो ये बहुत ही निंदनीय, बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन आज के दिन पर चूँकि ऐसे लोग हैं, सत्ता में पहुंच गए हैं, जो किसी काम के, किसी योग्यता उनके पास नहीं है और सिर्फ सत्ता ही उनकी एकमात्र योग्यता है, तो लिहाजा उनको ये भी नहीं सलीका है कि लोगों की दुख में, पीड़ा में उन पर कैसे मरहम लगाना है, ये भी वो नहीं जानते। बहुत बहुत धन्यवाद मैखुरी जी, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गहरे साए उसमें है नींद समाए, ऐसा तो देखा पहली बार।